नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अजय और पूजा। भारतीय बाजार में धुआंधार सीरीज की शुरुआत हुई और ये सीरीज की शुरुआत में सेंटिमेंट्स तो हमें बुधवार के सेशन से ही पॉजिटिव मिले थे और वही सेशन या सेंटिमेंट्स जो हैं वो चलते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून अजय। अजय, फ्यूचर्स में भी हल्की खरीदारी और भारतीय बाजार तो दिन के उच्चतम स्तर पर। देखिए, धुआंधार केवल मार्केट में रैली नहीं है, धुआंधार बाहर बारिश भी हो रही है। और जो मुंबईकर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि घर कैसे निकलेंगे, क्योंकि हर जो भी चाहे ट्रेन से जाते हो, चाहे अपनी गाड़ी में मोटर में बैठ के जाते हो, चाहे कैसे भी जाते हो, ये धुआंधार बारिश वहां पे बहुत हो रही है। लेकिन बाजार रिकॉर्ड हाई पे है, तो रेंज ऊपर की तरफ एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। कंट्रीब्यूटर्स को देखिए, इस समय रिस्क ऑन का माहौल है। जैसे एक तरफ तो ऑटोज में बहुत जोर की तेजी आई है, सारे ऑटो स्टॉक्स कस के चल रहे हैं, वहीं फार्मा भी चल रहा है। ये बहुत कम ऐसा होता है कि एक्चुअली फार्मा आईटी जो कि डिफेंसिव हैं वो और रिस्क ऑन वाले बैंक्स ऑटो दोनों एक साथ चल रहे हैं, बट आज ऐसा हो रहा है क्योंकि हम एफआईएस की डेस्क पे लिक्विडिटी पॉजिटिव होने की खबर आ रही है। कल भी हमने देखा, इनफैक्ट परसों का डेटा भी बहुत बड़ा था। तो कुल मिला के देखा जाए तो सेंसेक्स निफ्टी अपने रेंज को ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार्ट ऑफ द सीरीज है, लेकिन फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस की एंट्री है। बस मैं एक बात बताना चाहूंगा, वो है पीसीआर। जो निफ्टी बैंक निफ्टी पीसीआर है वो 1.3 1.4 की तरफ चला गया। तो ये लॉन्ग पोजीशन जो आ रहे हैं धीरे धीरे कैप्चर्ड भी हो रहा है डेटा में। आपको स्टॉप लॉसेस ऐसे माहौल में, मैं ये नहीं कहता कि आप बड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके बाजार के साइड में बैठ जाइए, राइड करिए इस रैली को, ट्रेंडिंग मार्केट है, लेकिन स्टॉप लॉसेस का महत्व ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में जरूर रह जाता है। क्योंकि अगर आप बिना स्टॉप लॉसेस के काम करेंगे तो ये पेपर गेन्स हैं, पर ये नीचे की तरफ जब आएंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए ट्रेल करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेंगे आपको अपने मुनाफे इस समय बाजार के। राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अब जो एक्सपैंड हो रही है रेंज ऊपर की तरफ निफ्टी बैंक निफ्टी में, अगर मैं लॉन्ग पोजीशन राइड कर रहा हूं और अच्छे मुनाफे पे हूं, मैं किस लेवल्स पे सपोर्ट्स हैं, कहां पे मैं अपने स्टॉप लॉसेस लगा के रखूं? गुड आफ्टरनून अजय जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट में अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो ट्रेल करना होगा वो 19,000 के आसपास ही होगा, क्योंकि ये लेवल अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा। क्योंकि अगर हम डेटा को भी देखें तो जिस तरीके से रोल ओवर एक्टिविटी बनते हुए दिखी थी और जो शॉर्ट कवरिंग का मूव एक्सपेक्टेड था न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करने के बाद, वो हमें लगता था 19,200 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। ऑलमोस्ट हम वहां तक तो ऑलरेडी आ चुके हैं और अब देखें तो कॉल राइटर्स भी अपनी पोजीशन हायर साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। पुट राइटर्स 18,800, 900, 19,000 ये सारी स्ट्राइक पे पुट बेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब 19,000 के आसपास रखने होंगे जब तक ये लेवल इंटेक्ट है। हमारे जो टारगेट निफ्टी पे आते हुए लग सकते हैं वो करीब 19,200, देन उसके बाद 19,350 की रेंज भी यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो 19,000 पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए। डेटा के हिसाब से अभी पुट बेस 19,000 के आसपास अब बनते हुए दिख रहे हैं। पुट बेस 19,000 के आसपास बनते हुए दिख रहे हैं। 19,200 लेवल जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन आउटलुक जो है अपना आप जरूर स्टॉप लॉसेस के हिसाब से तय कीजिए, क्योंकि बाजार चल गया है काफी, तो अपने आप को बचा कर रखना है, कॉशियस रहना काफी जरूरी भी होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, नीलेश सोलंकी, और हमारे साथ हमारे टेक्निकल पैनल पर एक और एक्सपर्ट है मितेश पांचाल। नरेंद्र, मितेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। मितेश, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, स्ट्रैटेजी तो इस वक्त पॉजिटिव बिल्ट हो रही है, मार्केट का ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, लेकिन ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया क्या होना चाहिए? क्योंकि हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स की लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर ट्रेड लिया जाए। बताइए, स्टॉक्स कौन से होंगे आपकी तरफ से? डेफिनेटली जब बाजार ऑल टाइम हाई के ऊपर है तो डेफिनेटली जो रणनीति है वो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक की होनी चाहिए। और विद इन द मिड कैप स्पेस बहुत ही एक बड़ी तेजी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमें लगती है। उसमें से सबसे पहला जो स्टॉक है जो हमने चुना है वो है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। अगर आप बजाज इलेक्ट्रिकल्स को देखें तो 1100 से 1200 के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और स्टॉक जो है वो नई तेजी के लिए रेडी है। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स में करंट लेवल से हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 1150 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में जो हमारा टारगेट पहला आएगा वो 1400 का आएगा, दूसरा जो है वो 1450 का आएगा। दूसरा, विद इन द लार्ज कैप हमको लग रहा है कि कोल इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है 225 के ऊपर। सो 230 ऑड्स लेवल के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये वीकली और मंथली चार्ट के कॉम्बिनेशन के ऊपर कोल इंडिया का कॉल दिया जा रहा है।
तो कोल इंडिया में हमें लग रहा है कि यहाँ से एक बहुत ही शानदार तेजी जो आईटीसी में हमने देखी थी, वो ऐसी ही एक मैराथन रन कोल इंडिया में भी स्टार्ट होगा। हमारा पहला टारगेट इसमें है 280 का, दूसरा है 320 का। स्टॉप लॉस हम 200 लगाएंगे। तो दूसरा जो स्टॉक है वो है कोल इंडिया। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तीसरा जो लिस्ट स्टॉक है वो है कैपलिन पॉइंट। कैपलिन पॉइंट में हमको लग रहा है कि 750 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और स्टॉक कहीं ना कहीं एक नई ट्रेडिंग रेंज के लिए एंटर हो रहा है। तो 950 से 1000 के टारगेट के लिए कैपलिन पॉइंट में स्टॉक जो पोजीशन है वो ली जा सकती है। स्टॉप लॉस हम 710 का लगाएंगे। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स, कैपलिन पॉइंट और कोल इंडिया, ये 3 मिड कैप कैटेगरी से हमारे कॉल्स हैं। नितेश, आपका चुनाव जो है ना स्टॉक्स का बहुत ही बढ़िया है। मतलब एक तरफ आपको पीएसयू टाइप का तड़का है जिसमें डिविडेंड प्ले भी अच्छा है, कोल इंडिया, बजाज इलेक्ट्रिकल एकदम इंस्टीट्यूशनल स्टॉक है, एकदम शानदार ब्लॉक के बाद से चल रहा है, और कैपलिन पॉइंट थोड़ा सा फार्मा में लेकिन अनहर्ड ऑफ अनट्रैक्ड स्टॉक, लेकिन चलता बहुत बढ़िया है। तीनों स्टॉक आपके लिए पेश हैं। राजेश, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे अभी? तो अजय जी, पहला स्टॉक होगा भारत फोर्ज का। ये स्टॉक में देखें तो अब वीकली सेटअप के हिसाब से लास्ट 3-4 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज को अब ये ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में आज के सेशन में लॉन्ग एडिशन बनते हुए दिखे, हमें लगता है भारत फोर्ज यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 880 तक के। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 820 का। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे बाय करने की सलाह है वो रहेगा आईटी स्पेस से, और उसमें लार्ज कैप स्टॉक टीसीएस हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। आज का जो मूव बना है काफी इंटरेस्टिंग है। स्टॉक में आज के मूव के बाद स्टॉक ने अपने 50 डे, 100 डे, 200 डे मूविंग एवरेज, तीनों ही मूविंग एवरेज को आज सरपास किया है। जिस तरीके से कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है टीसीएस, हमें लगता है आईटी स्टॉक्स में टीसीएस एक मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 3360 तक के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में, और स्टॉप लॉस होगा 3265 का। तीसरा स्टॉक होगा ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा। आज स्टॉक में जिस तरीके का बाइंग इंटरेस्ट बना है, स्टॉक ने अपने एक वापस से ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ इसने रिगेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से आज लॉन्ग एडिशन बने, हमें लगता है कि ऑटोमोबाइल स्पेस में M&M यहाँ से एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहेगा। 1490 के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1415 का। ठीक है। MCX इस स्टॉक में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। 10% नीचे इतनी ज़बरदस्त रोरिंग रैली में भी ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हमारे साथ पूजा बताएंगी पूरा कहानी, लेकिन उससे पहले नरेंद्र सोलंकी को भी अपनी बातचीत में शामिल करते हैं। नरेंद्र, बायोकॉन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। फार्मा रैली में ये स्टॉक अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन आज बहुत बड़ा मूव दिखा रहा है बायोकॉन। कुछ दिन पहले इसमें बायोसिमिलर कारोबार में आधार पूनावाला ने स्टेक लिया था, 300 मिलियन डाला, और कहीं ना कहीं एक ट्रांजैक्शन था जो दिखा रहा था कि शायद बायोकॉन को भी देखना चाहिए। आज 6% ऊपर हो गया है, 260। क्या इसका जो है बुरा समय कटता हुआ नजर आ रहा है? बायोकॉन को कैसे देखते हैं आप? जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो मैं डिस्क्लोज कर दूं, हमारी कवरेज में बायोकॉन नहीं है। और जहां तक इसके मैक्रो और ओवरऑल जो बिजनेस का व्यू है, उसमें हमने फिलहाल कुछ लास्ट क्वार्टर्स में देखा है कि अप्रूवल्स को लेके और इसकी जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें फेस करती आ रही है कंपनी। और जो बायोसिमिलर्स इसके प्रोडक्ट्स है वहां पे भी मार्केट शेयर है वो फॉल हो रहा है, प्राइसिंग का प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये सारी हेडविंड्स कंपनी फेस कर रही है। तो ये काफी क्रूशियल एस्पेक्ट है जो कि कारण बना हुआ है कंपनी की अंडर परफॉर्मेंस का। और फिलहाल तो इसमें इमीडिएट में तो कुछ अपसाइड नहीं दिखे एज फार एज बिजनेस परफॉर्मेंस के हिसाब से। और नेक्स्ट जो क्वार्टर की परफॉर्मेंस कैसी आती है वही उस पर वेट करना ही ज्यादा बेटर है। चलिए पूजा से जानते हैं। पूजा, मैं अभी आता हूं। नरेंद्र, कुछ और फार्मा स्टॉक्स आपसे डिस्कस करना जरूरी है। फार्मा और टेक्सटाइल पे थोड़ा फंडामेंटल व्यू लेंगे आपसे, लेकिन MCX में मामला क्या है ये पूजा बताएंगे। पूजा, हुआ क्या एग्जैक्टली, जरा समझाइए तो। जी, MCX में उन्होंने जो 63 मून्स के साथ डील कर ली है, उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में गिरावट बढ़ी है, क्योंकि ब्रोकरेज का भी डाउनग्रेड यहाँ पर निकल कर आया है। पूरा मामला कुछ ऐसा है कि ये 6 महीने के बाद उन्होंने अपना ये जो
सॉफ्टवेयर सर्विसेज डील है 63 मूव्स के साथ वो बढ़ा दी है और लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने ये एक्सटेंशन दिया है। अब इसमें जो खर्च बताया जा रहा है, उन्होंने जो टारगेट अपने लिए सेट किया होगा MCX ने इस पूरे सॉफ्टवेयर कैपेक्स के लिए, उससे ज़्यादा खर्चा देखने को मिल रहा है। डील के तहत अब इनको 125 करोड़ प्रति तिमाही का भुगतान करना पड़ेगा और मार्च तिमाही में 81 करोड़ किया था, तो उससे कहीं बढ़कर इस साल इनको खर्चा ये करना पड़ेगा। अब इससे इनके P&L अकाउंट में भी असर पड़ेगा। FY24 में माना जा रहा है कि 250 करोड़ के असर देखने को मिल सकता है इनके अकाउंट, इनके बुक्स पर। इसके अलावा क्यूमुलेटिव अगर पे आउट की बात करें यानी कुल भुगतान की, तो करीब 572 करोड़ का भुगतान होने का अनुमान बताया जा रहा है इस डील के तहत अभी तक। अब ये हुआ इसलिए क्योंकि TCS की तरफ से वो काफ़ी समय से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो नया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इनके लिए डेवलप करें, नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेवलप करें, लेकिन TCS की तरफ से जो लगातार डिले हो रहा है उस कारण से इनको 63 मूव्स के साथ ये डील करनी पड़ रही है। अब नए जो सॉफ्टवेयर में पैसा ये लोग डाल रहे हैं उसमें कैपेक्स से ज़्यादा यहाँ पर खर्च इनको करना पड़ रहा है, तो एक P&L पे इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बहुत बड़ा नेगेटिव इस वक्त स्ट्रीट को समझ में आ रहा है और इसकी वजह से हमने देखा कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी डाउनग्रेड आए हैं। यहाँ पर इन्वेस्टेक ने खरीदारी से घटाकर होल्ड की रेटिंग दे दी है और जो लक्ष्य है वो भी घटा दिया है, 1780 से घटाकर 1715 का कर दिया है और यहाँ पर भी अतिरिक्त खर्च की बात की है। उसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी अंडरवेट की राय बरकरार रखी हुई है, 1125 रुपये प्रति शेयर का यहाँ पर लक्ष्य देख रहे हैं, यानी कि मौजूदा स्तर से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं जो तमाम डाउनग्रेड्स आए हैं कंपनी पर, खबर जो आ रही है उसका असर आज हम स्टॉक में दिख रहे हैं और करीब 10% की गिरावट है आज MCX पर। गिरावट तो है ही, हम देख रहे हैं बिकवाली, भारी बिकवाली, इनफैक्ट 9% की तेजी। नरेंद्र, अब आप बताइए, क्योंकि फंडामेंटली जो सारे ट्रिगर्स थे इस गिरावट के पीछे के, इस डील से कंपनी को कितना नुकसान हुआ, ये सारे के सारे हमने जाने, लेकिन आपका फंडामेंटल आउटलुक MCX पर क्या कहता है? जी डेफिनेटली जो ये डील है और जिस हिसाब से ये ओवर द ईयर्स प्रोग्रेस करी है, स्पेशली अगर आप इनका जो कैश आउटफ्लो है जो ये डिले को लेके होता जा रहा है, तो वो एक काफी स्ट्रेन डाल रहा है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज बैलेंस शीट के ऊपर। सो डेफिनेटली ये वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स है और जहाँ पे ये यहाँ पे जो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, इवन TCS को भी रोक इन करने के बाद भी डिलेज यहाँ पे इनके सिस्टम्स को लेके मिलते हैं, तो ये हेडविंड बना रहेगा और जब तक ये फुल्ली सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा तो स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। MCX हमारे कवरेज में नहीं है, सो इस पे हम रेटिंग नहीं दे पाएंगे फिलहाल। कोई बात नहीं, लेकिन एक बार एक टेक्निकल आउटलुक फिर जान लेते हैं। राजेश जी, MCX पर आप अपना टेक्निकल नजरिया बता दीजिए फिर। मानसी जी, देखिए आज काफी बड़ा करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद फॉलो अप सेलिंग भी देखने को मिली और स्टॉक में आज जिस तरीके से लोअर साइड से लो बने थे करीब 1415 के आसपास के, वहां से एक पुल बैक भी बना। स्टॉक अभी ऑलमोस्ट इसके 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि है करीब 1460 1470 की जोन में। तो हमें लगता है ये एक इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जिसके आसपास स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। काफी बड़ी वॉल्यूम एक्शन अगर हम देखें तो कैश सेगमेंट में एज वेल एज डेरिवेटिव सेगमेंट में आज के सेशन में रजिस्टर होते हुए दिख रही है MCX के काउंटर में। तो काफी बड़ा आज मूव यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम नियर टर्म सेटअप को देखें तो यहाँ पे 1500 के आसपास इसके एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया है। अगर ये इसके नीचे फिसलता है, वापस 1500 के नीचे आज की क्लोज होती है या उसके नीचे फॉलोअप सेलिंग आती है, तो स्टॉक में वापस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 1460 1440 की तरफ नीचे बढ़ता हुआ दिखे। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको देखें आज के डेटा सेटअप के हिसाब से 1520-25 का जोन इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हायर साइड पे। अगर ये इसके ऊपर क्रॉस करने में कामयाब होता है तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो एक बड़े करेक्शन के बाद नियर टर्म सेटअप पे एक ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1500 के नीचे फिसलता है तो ही शॉर्ट करें हम इसको। 1525 के ऊपर हमें लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। ठीक है, तो ये है व्यू MCX पर। लेकिन इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स जहाँ पर कि क्लोजिंग में एक्शन दिख रहा है, उसमें एक बार JK टायर पर भी राय ले लेते हैं। यहाँ पर करीब 10-11% का की तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक ने अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया JK टायर ने।
230 के आसपास का हाइस आज यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिला है। यहाँ पर राजेश आपसे व्यू लेना चाहेंगे, जेके टायर में क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं? अभी हाइस बना चुका है, अभी भी कोई तेजी के लिए एंट्री ले सकता है स्टॉक में? बिल्कुल पूजा जी, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है और स्टॉक ने अपने नवंबर 2022 के जो स्विंग हाई थे उसको भी सरपास किया है और आज की जो वीकली कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, ये क्लियर एक ब्रेकआउट साइन यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे बने, हमें इसका नेक्स्ट टारगेट 260 270 की तरफ आते हुए लग रहा है। तो जिनके पास पोजीशन में बने रहना चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉप लॉस 212 के आसपास रखे और अपसाइड में 260 270 हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे जेके टायर में टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। समय देखने को मिल रहा है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा नरेंद्र, बाजार की जो रैली है, आप लोग भी काफ़ी इंस्टीट्यूशन से, HNI से, इन्वेस्टर्स से बात कर रहे होंगे, इस समय ये जो मिस्ड आउट फीलिंग काफ़ी आ रही है निवेशकों को, एटलीस्ट मैं जो बात करता हूँ, क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या करना चाहिए ऐसे में? कूदना क्या बाजार के अंदर सही होगा जहाँ पोजीशन नहीं है, या धीरे धीरे करके आ ही जाना बेटर है बाजार में, मिस नहीं करना चाहिए, जस्टिफाइड लग रहा है? जी, स्टैगर्ड अपॉर्चुनिटी के साथ इसमें मार्केट में एंटर करना बेटर है स्ट्रेटेजी, और हम लोग भी काफी टाइम से यही बोलते आ रहे हैं क्लाइंट्स को कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो एटलीस्ट स्टैगर्ड मैनर में, चाहे आप टाइम फ्रेम बांध लीजिए, चाहे वो 15 डेज हो, 4 वीक्स हो, मंथ या जैसा भी हो, एक स्टैगर्ड मोड में आप धीरे धीरे एंटर कर सकते हैं डेफिनेटली मार्केट में। और जिस हिसाब से मार्केट में रैली आई है, तो डेफिनेटली अगर मार्केट की वैल्यूएशन की बात करें तो अराउंड करंट फाइनेंशियल ईयर पे 960 का अर्निंग्स है निफ्टी का, और 1140 है FY 25 का EPS एस्टिमेट से कंसेंसस। सो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 20 टाइम्स FY 24 पे ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी ऑलरेडी, और अराउंड 17 टाइम्स FY 25 पे ट्रेड करें, तो डिसेंट वैल्यूएशन है, बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है तो एक्सट्रीमली महंगा भी नहीं कहेंगे। और फिलहाल मिड कैप स्मॉल कैप्स का जो स्पेस है, जहाँ पे काफी सारी अपॉर्चुनिटी अभी भी है स्टॉक्स के अंदर, और स्पेशली अगर स्मॉल कैप्स की बात करें तो जो रिलेटिव वैल्यूएशन है इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी, वो अभी भी अट्रैक्टिव है स्मॉल कैप्स के अंदर, तो वहां पे भी अभी अपॉर्चुनिटी और मिल सकती है आगे क्लाइंट्स। नरेंद्र जी, ये जो आपने बताया ना 17 टाइम्स FY 25, मैं तो 24 को देखूंगा भी नहीं, क्योंकि टाइम 6 महीने तो निकल गए 24 में, बाजार तो 25 ही देख रहा है। स्मॉल कैप कहाँ पर ट्रेड कर रहा है? जैसे आपने लार्ज कैप का 17.5 बोला 25 बेसिस पे, स्मॉल कैप्स कहाँ होंगे एवरेज, जस्ट समझने के लिए? स्मॉल कैप अगर आप करंट वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो स्मॉल कैप का ऑलमोस्ट वैसे नंबर्स में तो निफ्टी से हायर ही होगा, लेकिन अगर आप इसका हिस्टोरिकली एवरेज निकालें और जो गैप है निफ्टी की वैल्यूएशन और इसके वैल्यूएशन के बीच में, उसमें अगर आप देखेंगे तो फिलहाल स्मॉल कैप अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 16 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड एंड 13 टाइम्स FY 25 के ऊपर चला है, तो वो जो गैप है वो अभी काफी बढ़ा हुआ है, तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्मॉल कैप में थोड़ा सा और रनअप आ सकता है, बिकॉज ऑफ रिलेटिव जो वैल्यूएशन गैप है वो फिलहाल काफी अभी डिस्काउंट में है। तो रनअप आ सकता है, लेकिन स्मॉल कैप हो चाहे मिड कैप या फिर लार्जर प्लेयर्स, एक सेक्टर है जो कि सारे के सारे सेगमेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरीज की चाल में लगातार आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, और अब तो जून के ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएंगे जो कि कल आने वाले हैं। हर महीने की 1 तारीख को ऑटो सेल्स के डेटा आते हैं, तो जून में ऑटो बिक्री कैसी रही इस पर खास नजर रखनी चाहिए। और ऑटो सेल्स के डेटा के अनुमान लेकर हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि जुड़ गई है। सृष्टि, इस बार तो कमर्शियल व्हीकल और उससे भी ज्यादा ट्रैक्टर सेल्स पर फोकस होगा, क्योंकि मॉनसून से ठीक पहले वहां पर डिमांड में बढ़त के आसार होंगे। क्या है ऑटो सेल्स के डेटा, रिव्यूज बताइए। जी बिल्कुल, कमर्शियल व्हीकल और साथ ही ट्रैक्टर दोनों में ही महीने दर महीने हम बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे कि आपने ट्रैक्टर में बोला कि मॉनसून आ चुका है, जिसके चलते एक डिमांड में भी एक अपटिक देखने को मिला है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो कि महीने दर महीने एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड यानी गिरावट का ट्रेंड दिखा रहा था, उससे उभरता हुआ इस बार महीने दर महीने बिक्री में बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं, और यहाँ पे बस सेगमेंट अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आया है। पर एक सेगमेंट जो कि जिस पे आपकी सबसे ज़्यादा नज़र होनी चाहिए वो है 2 व्हीलर स्पेस, जहाँ पे हम
मान रहे हैं कि जो डिमांड है वो वापस से ज़रूर आ रही है। साथ ही एक्सपोर्ट्स जो कि अब तक टीवीएस और बजाज ऑटो के काफ़ी परेशान कर रहे थे, वहाँ पे स्थिति सुधरती हुई नज़र आई है। और आखिरी में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे जो पिक्चर है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इंक्वायरीज थोड़ी सी कम होती नज़र आई हैं। डिस्काउंट्स कंपनी बढ़ा रही हैं क्योंकि डिमांड पे थोड़ा सा असर की वो आशंका कर रही हैं, पर क्योंकि ऑर्डर बुक सभी कंपनीज की बहुत ज़्यादा पेंडिंग थी तो वो कम करती हुई कंपनीज नज़र आ रही हैं। तो इसलिए बिक्री के भी आंकड़े और साथ ही रिटेल के आंकड़ों में थोड़ी जंप हमने ज़रूर देखी है। अब कुछ नंबर्स पे नज़र डालें तो मारुति सुजुकी, M&M और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में यहाँ पे महीने दर महीने हम सिंगल डिजिट डिक्लाइन की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं अगर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो जैसे कि एक हल्की बढ़त की हम उम्मीद की बात कर रहे थे, तो आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स और साथ ही अशोक लेलैंड यहाँ पे महीने दर महीने सिंगल डिजिट ग्रोथ की हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। वहीं हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर स्पेस से यहाँ पे उम्मीद है कि 4.9 लाख गाड़ियाँ बेचेगा। बजाज ऑटो से 3.5 लाख की उम्मीद है। टीवीएस मोटर्स के आंकड़े भी जो है लगभग सपाट रह सकते हैं महीने दर महीने, और ऐसी ही कुछ उम्मीद है आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड से। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे जी हाँ महीने दर महीने 9 से 17% की ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ पे एस्कॉर्ट से हमारी उम्मीद है कि इस बार 10,000 ट्रैक्टर्स बेचती हुई नज़र आ सकती है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा से 4 गुना इस नंबर के 40,000 के आसपास आंकड़ा आने की उम्मीद है। तो सभी सेगमेंट्स का अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड ही दिखा रहे हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े। सृष्टि, शुक्रिया ये सारे के सारे डेटा हमें बताने के लिए। तो अनुमान तो राजेश जी क्लियरली ये बता रहे हैं कि डिमांड के फ्रंट पर जो रिकवरी आई है उससे ऑटो सेक्टर पर ही काफ़ी अच्छा फोकस है। और डेटा को अगर देखें ऑन दी फेस ऑफ इट, महिंद्रा एंड महिंद्रा की ट्रैक्टर बिक्री में सबसे ज़्यादा बढ़त के आसार हैं, करीब 17% ऑन मंथ बेसिस बढ़ोतरी। उसके ठीक पीछे कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स भी है। ऑटो सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर इस वक्त? बिल्कुल मानसी जी, काफी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है ऑटोमोबाइल पिछले कुछ महीने, और यहाँ पे कंटिन्यूटी बिल्कुल बनी हुई है। जिस तरीके के डेटा सेटअप बने हुए हैं, हमें लगता है रोल ओवर एक्टिविटी भी क्लियरली ऑन द पॉजिटिव साइड ही है ऑटोमोबाइल स्पेस में। महिंद्रा एंड महिंद्रा तो हमने शो की शुरुआत में ऑलरेडी रिकमेंड किया है और हमारा व्यू बुलिश ही है उस स्टॉक पे। और रहे दो स्टॉक जो हमें यहाँ पे पसंद आ रहे हैं और ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किए हुए, वो है मारुति का शेयर। मारुति में हमारे जो लक्ष्य है वो 9950 तक के, हमने करीब 9700 के आसपास उसमें आज मॉर्निंग में बाय कॉल इनिशिएट किया है। तो हमें लग रहा है मारुति में जो चाल बनी है ये 9950 इवन 10,000 के लक्ष्य भी अचीव करते हुए दिख सकती है। तो मारुति यहाँ पे बुलिश लग रहा है, काफी अट्रैक्टिव है चार्ट स्ट्रक्चर। और जो दूसरा स्टॉक टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटर, उस पर भी हमारे बाय रिकमेंडेशन है। 2900 का कॉल ऑप्शन के थ्रू हमने यहाँ पे बाय इनिशिएट किया हुआ है ऑलरेडी। हमें लग रहा है हीरो मोटर में जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट बना है और स्टॉक अपने जो पिछले 3 वीक की गिरावट थी उसको आज यहाँ पे रिगेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लग रहा है इमीडिएट जो लक्ष्य हीरो मोटर में आते हुए दिख सकता है वो होना चाहिए करीब 3000 से 3040 की तरफ। तो हीरो मोटर भी बाय किया जा सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2865 के आसपास। ओके, तो ये है व्यू ऑटो स्टॉक्स पर। इस बीच सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार तेजी बनी हुई। निफ्टी में 4 दिन में करीब अब 500 अंकों का उछाल देखने को मिला है और लगातार एक तेजी इस वक्त जारी है। लेकिन एक स्टॉक कुछ मिड कैप स्पेस में स्टॉक में एक अच्छी बाइंग नजर आ रही है। आईएफएल फाइनेंस एक बार देखते हैं, यहाँ पर एक तेजी थोड़ी देर पहले आई और स्टॉक इस वक्त 2% ऊपर कारोबार कर रहा है आईएफएल फाइनेंस का। जब से सैट की तरफ से कंपनी को राहत मिली उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी तेजी बनी हुई है। राजेश जी, आईएफएल फाइनेंस में क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं इस वक्त जो तेजी आई है इसमें? आईएफएल में फाइनेंस में अगर हम देखें तो स्टॉक अभी जहां ट्रेड कर रहा है वो इसके एक मल्टीपल सप्लाई जोन है। स्टॉक ने मल्टीपल अटेम्प्ट पे भी ये लेवल 520 525 है, इसको क्रॉस करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। अगर हम देखें तो दिसंबर 2022 के बाद से स्टॉक ये लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं रहा है। ऑलमोस्ट हमें लगता है इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 525 ही रहेगा जब तक वो लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ये सरपास नहीं करता है। थोड़ा यहाँ पे हमें लगता है सप्लाई आते हुए दिख सकता है। 525 का एक बार क्लियर डिसाइसिव ब्रेकआउट होने के बाद इसके जो नेक्स्ट लक्ष्य बन सकते हैं वो आना चाहिए करीब 580 की तरफ। बट अभी थोड़ा हम वेट करेंगे 525 के ब्रेकआउट के बाद ही अब यहाँ पे फ्रेश नया लॉन्ग ट्रेड सजेस्ट करेंगे। बट हाँ, जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है लोअर साइड पे बाय किया उन्हें स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए 495 के आसपास। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या जबरदस्त मूव आज देखने को मिल रहा है। शिल्पा मेडिकेयर देखिए, फार्मा में ये एक ऐसा स्टॉक है जो
काफ़ी समय से चला ही नहीं है। शिल्पा मेडिकेयर को लेके आई है, वॉल्यूम बैक मूव है। राजेश जरा इसके चार्ट चेक करके बताएं, 280 क्रॉस किया, क्या भाव इसमें एंट्री का कोई अच्छा लेवल या ब्रेकआउट दिख रहा है? 300 क्रॉस करेगा क्या? अजय जी, काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने पिछले 4-5 महीनों में लोअर साइड पे एक बेस बनाया और अब मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इस चार्ट को एनालाइज करूं तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे करंट मंथ में आते हुए दिख रहा है। तो करंट मंथ की क्लोज तो काफी इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे बॉटमिंग आउट होने के साइन बिल्कुल बनते हुए दिख रहे हैं। अब ये कंफर्मेशन मिलेगा जैसे ही स्टॉक में, बिल्कुल आपने राइटली बोला कि 295-300 के लेवल अगर ये क्रॉस करता है और कंटिन्यूशन में, तो ये एक बॉटम आउट होते हुए दिखेगा स्टॉक और फिर फर्दर यहाँ पे फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट भी लौटते हुए दिखेगा जो कि स्टॉक को 340-350 की तरफ लेके जा सकता है। एक काफी बड़े करेक्शन के बाद, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के करेक्शन के बाद स्टॉक में ये पहला साइन बना है रिकवरी का। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। 262 यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और इमीडिएट लक्ष्य 300 के आसपास के, अगर वो लेवल सरपास होते तो 350 तक भी रैली कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। नरेंद्र, ये पूरी एपीआई स्पेस है। इनफैक्ट चलिए वो छोड़िए, एक बार टीडी पावर सिस्टम को विजिट कर लेते हैं। अभी इसके अंदर ऑलमोस्ट 10-11% का मूव आ गया। ये सुबह से ही ब्लॉक के बावजूद 25% ब्लॉक जो बदला, उसके बावजूद वन साइड चलता रहा। इनफैक्ट 10-12% तक चला गया है। टीडी पावर में ऐसा क्या खास है? आपने इसके बिजनेस मॉडल को स्टडी किया है? 14%, राइट नरेंद्र? जी मुझसे, जी हाँ, टीडी पावर सिस्टम्स। जी हाँ जी, टीडी पावर हमारी कवरेज पे नहीं है लेकिन कैपिटल गुड्स स्पेस में है और कंपनी जो है जेनसेट्स एक्सेट्रा बनाती है, तो डेफिनेटली ये स्पेस काफी एनकरेजिंग रहा है आने पिछले कुछ क्वार्टर्स में और काफी ट्रैक्शन देखने को मिला है कैपिटल गुड्स स्पेस में। तो उसी का ही, और कंपनी के ऑर्डरिंग्स भी ठीक ठाक है, तो उसी का ही बेनिफिट जो है कंपनी को देखता हुआ मिल रहा है। लेकिन न्यूज़ फ्लो तो है और न्यूज़ फ्लो आज सुबह इनफैक्ट हमने आपके सामने रखा था, उसके बाद आप देख रहे हैं स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट, 10% के मूव्स। लेकिन ग्राफाइट और इलेक्ट्रोड्स में भी अच्छा एक्शन है। मितेश, HEG लिमिटेड, ये स्टॉक आपने हमारे साथ डिस्कस किया था आई थिंक 1 महीने पहले, और तब से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 37-40% तक के रिटर्न्स दिख चुके हैं। कहाँ ये 1200 से चला था, अब हम देख रहे हैं 1628 के लेवल्स पर। इस वक्त आज के सत्र में भी बाजार की मजबूती के साथ ही तेजी पर ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी यहाँ पर? डेफिनेटली 1250 कॉल दी थी, उसके 2 टारगेट्स दिए थे, वो आ चुके हैं। लेकिन अभी भी स्टीप बाकी है स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि क्वार्टरली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया है। तो अभी जो नेक्स्ट टारगेट है यहाँ से हमारा रहेगा वो 1900 का रहेगा और हमने जो बाय है वो रीट्रेड किया है। कंटिन्यू टू होल्ड द स्टॉक। ऑलरेडी हमारे क्लाइंट के पास है, तो बाय साइड रिकमेंडेशन डिस्क्लेमर के तौर पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ये काउंटर में आप ट्रेड लीजिएगा। हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन हो सकती है इसमें। तो जैसे पहले भी बताया, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड। दोनों हेग और ग्रेफाइट में हमने हेग स्पेशली रिकमेंड किया था, तो अभी भी ट्रेंड का कंटिन्यूएशन जारी है। 1800-1900 के लेवल्स अगले 3 से 4 महीने में आ सकते हैं। और जैसा फर्स्ट फेज में हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव पिछले 5 या 6 वीक के अंदर दिखा, ऐसा ही अपमूव गोइंग फॉरवर्ड हमको 1 से 3 महीनों में स्टॉक्स के अंदर दिखेगा। ओके, तो ये है राय HEG पर। फिनोलेक्स केबल्स भी एक बार देखिए राजेश जी, यहाँ पर क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? अब 50 अंकों से ज्यादा की तेजी, 6.5% ऊपर आ चुका है फिनोलेक्स केबल्स का स्टॉक। क्या करना चाहिए स्टॉक में? तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मोमेंटम बना है और आज जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक 850 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, ये ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज को अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक में एक ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन का एक करेक्टिव मूव था, उसको अभी रिवर्सल करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के मूव आज बने, हमें लग रहा है ये नेक्स्ट इसका जो पड़ाव बन सकता है वो करीब 880-890 की जोन में आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है, जिन्होंने आज लोअर साइड पे बाई किया है, उनके लिए स्टॉप लॉस अब होगा 835 के आसपास। टारगेट 890 तक हमें लगता है कंटिन्यूएशन में आते हुए दिख सकते हैं। ये हो गया फिनोलेक्स केबल्स। इनफैक्ट केबल्स के साथ साथ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, दोनों ही स्टॉक काफ़ी अच्छा चले हैं। कुछ और छोटे नामों की तरफ एक बार रुक करते हैं। साउथ इंडियन बैंक एंड J&K बैंक, इन दोनों नामों में एक काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है और बहुत दिनों बाद आया। इनफैक्ट ये टॉप आउट हो गए थे, अब वापस से चलना शुरू हो गए हैं।
राजेश, जरा इन दोनों छोटे बैंकों का के चार्ट चेक करके बताएं, इसमें यह करेक्शन पूरा हो गया है, नई अब यहाँ से कहानी चालू हो रही है? तो जे.एंड.के बैंक और साउथ इंडियन बैंक दोनों ही बैंक के चार्ट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर है, और हमें लगता है कि यहाँ पे दोनों ही स्टॉक को अगर हम देखें तो ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, जो कि जे.एंड.के बैंक में मई 2023 में जो हाई बने थे 62 के, वो लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 68-72 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे लगता है जिस तरीके से मूड माहौल है मार्केट का, हमें लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इस बार 62 का ब्रेकआउट करने में कामयाब रहेगा, और देन 68-72 के लक्ष्य इसमें आते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर हम साउथ इंडियन बैंक को यहाँ पे एनालाइज करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट ये स्टॉक अब अपने दिसंबर 2022 के हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि है करीब 21 रुपए के आसपास। अगर ये 21 रुपीज के लेवल को सरपास करता है इस रैली में, तो इसके नेक्स्ट लक्ष्य 24 रुपए से 26 रुपए तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक में बने रहने की सलाह है। साउथ इंडियन बैंक में अभी स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 18 रुपए के आसपास, और जे.एंड.के बैंक में स्टॉप लॉस रखे करीब 58 रुपीज के आसपास। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक, जे.एंड.के बैंक, इसमें कर्नाटका बैंक को भी एक बार देखना चाहिए, क्योंकि आज इस बैंक में भी काफ़ी अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स में तो अच्छी मजबूती है ही। इन दोनों स्टॉक्स में पोजीशन होल्ड कीजिए, और कर्नाटका बैंक के स्टॉक प्राइस को भी ज़रूर वॉच आउट कीजिए। 11% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन बैंक्स फाइनेंशियल्स के साथ साथ आज एएमसी स्टॉक्स में भी ज़बरदस्त एक्शन है। लेकर आइए एचडीएफसी एएमसी, नैम एएमसी, यूटीआई एएमसी, सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे करीब 11 से 12% तक के मूव्स दिखा चुके हैं, और इस मूव के पीछे की एक वजह भी है। वजह है म्यूचुअल फंड्स पर टोटल एक्सपेंस रेशो में राहत से ये एएमसी शेयरों में मजबूती है। क्या है इसके मायने, और ये राहत से एएमसी स्टॉक्स क्यों चल रहे हैं, इससे जुड़ी एक रिसर्च लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, एएमसी स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिल रही है। एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन एएमसी, यूटीआई एएमसी जैसे स्टॉक्स में जो है एक शानदार मूवमेंट दिन के ट्रेड में देखने मिल रही है। और याद रखिए सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई है, जहां पे उन्होंने जो है कोई मेजर ओवरहॉल डिस्कस नहीं किया और डेफर कर दिया है टोटल एक्सपेंस रेशियोज़ के जो है आंकड़े और उसके जो नए रूल्स आएंगे उसके ऊपर। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि एक नई रिवाइज कंसल्टेशन पेपर आ सकती है, और सेबी चेयरपर्सन ने ये भी जो बयान किया है कि इंडस्ट्री ने क्रेडिबल डेटा दिया था जब पहला ड्राफ्ट कंसल्टेशन पेपर जो है उनको मिला था। इसके अलावा सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है अभी होने वाली, और इंडस्ट्री का फीडबैक फिर लिया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है कि अभी से भी एक्सपेक्ट करेगी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एसेट मैनेजमेंट की, वो जो है क्वाइट हैप्पी, मतलब खुश रह सकते हैं इन नए प्रपोजल्स को लेके। अब मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, और ब्रोकरेजेस ने लगभग 10 से 15% का अर्निंग्स कट कर दिया था इस कंसल्टेशन पेपर के कारण। लेकिन कौन से वो एएमसी स्टॉक्स है जिसपे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता अगर ये टीआर चेंजेस जो है अप्रूव हो जाते या प्रपोजल्स आगे बढ़ते, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो पड़ता है एचडीएफसी एएमसी में। उनके इक्विटी रेवेन्यू में लगभग 14% का इम्पैक्ट। उसके बाद आता है निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, और उसके अलावा फॉलो करते यूटीआई और एबीएसएल म्यूचुअल फंड हाउसेज भी। लेकिन हमने जो एक छोटी सी क्वेरी की कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, उनकी क्या राय है, उनकी क्या नीड्स है, तो सबसे पहले जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं करे, स्टेटस क्वो रखें, और इसके अलावा जो है आगे और रिव्यूज़ से भी करे, ताकि जो है थोड़ी और क्लैरिटी आए जब तक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आ जाता आपके टोटल एक्सपेंस रेशियोज़ को लेके। और तीसरा बात एक और है कि जो टीआर चेंजेस हो रही है टोटल एक्सपेंस रेशियो की, वो जो है फंड मैनेजमेंट कॉस्ट को जो है इम्पैक्ट ना करे। हालांकि थोड़ी सी जो है आप कह सकते हैं स्पिल ओवर्स जो है बाकी स्टेक होल्डर्स को देखने मिल सकती है। तो ये ओवरऑल नीड्स है, इम्पैक्ट्स है, और आप देख सकते हैं आज दिन के ट्रेड में एएमसी स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आई है। शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की क्या मांगे हैं, और साथ ही इस वक्त टोटल एक्सपेंस रेशियो को लेकर जो सेबी से राहत मिली है, इससे एएमसी स्टॉक्स में जबरदस्त सपोर्ट मिलता हुआ हम देख रहे हैं। मितेश, आपसे जानना चाहेंगे एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ, यूटीआई एएमसी, सारे स्टॉक्स देखिए 11 से 15% तक के उछाल आज ही के सेशन में इस खबर के दम पर नजर आ रहे हैं। टेक्निकली चार्ट्स क्या कहते हैं? डेफिनेटली अगर आप देखें तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग हमें लगता है वो एचडीएफसी एएमसी का, और उसमें वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नियर टर्म रेजिस्टेंस जो 2300 का है वो वंस इट इज क्रॉसेस ऑन अ वीकली बेसिस, तो डेफिनेटली स्टॉक जो है एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा, 2900 टू 3200 की रैली दिखाएगा। बहुत ही बड़ी कंसोलिडेशन के बाद ये स्पेस आज एक अच्छे ब्रेकआउट
अच्छे ब्रेकआउट और वॉल्यूम से आज उसने बढ़त दी है। देखना यही होगा कि फॉलो ऑन बाइंग इसमें होती है या नहीं, और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम आज इसमें कितना होता है। तो ये दो फिगर अगर कंफर्टेबल होगी तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स के अंदर HDFC AMC के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली अनफोल्ड होगी अगले 1 से 3 महीने में, क्लोजर टू 2900 टू 3200 के। सो वेटिंग फॉर दैट टारगेट टू हिट, और डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो AMC शेयरों पर ये व्यू। इस बीच आपके स्क्रीन पर अभी BEL से जुड़ी खबर आई थी। कंपनी ने 2000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर मिला है, और अभी तक FY24 में कंपनी के प्रेस रिलीज में कहना है कि 8000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर अभी तक मिल चुका है कंपनी को। तो उसके बाद हमने देखा जैसे ही न्यूज़ आई BEL में 4% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है, एक बाइंग आई इस शेयर में। राजेश जी, डिफेंस स्टॉक्स वैसे भी मोमेंटम में है, अभी खबर आई BEL को लेकर, तो अभी BEL में आप कोई ट्रेड देख रहे हैं या फिर कोई और डिफेंस स्टॉक जो इन लेवल्स पर आपको अच्छा लग रहा हो, राय दीजिए इस पर। नहीं, BEL का स्ट्रक्चर भी पूजा जी काफी अट्रैक्टिव है, और जिस तरीके से स्टॉक में आज बाइंग इंटरेस्ट बना है, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। 127.50 एक इमीडिएट हर्डल है, वो लेवल क्रॉस होंगे तो इसके नेक्स्ट टारगेट 135 138 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। तो हमें लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ पे फ्रेश बाय भी किया जा सकता है 122 के स्टॉप लॉस से, अपसाइड में 132 135 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। सेम स्पेस में अगर हम देखें तो HAL के स्टॉक को भी देखा जा सकता है, स्टॉक भी ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो एक करेक्शन के बाद यहाँ पे भी ऑलमोस्ट स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके अब जो रिकवरी के ट्रेड यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है HAL का नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकता है वो करीब 3850 से लेकर 3880 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 3760 के आसपास। क्या जबरदस्त रैली आ रही है, कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रही। जरा इंटरडे निफ्टी बैंक निफ्टी देखिए, आपको पूरे दिन में कहीं पे भी एक ठीक ठाक सा डिप नहीं देखने को मिलेगा। देखिए ये डायरेक्टर साहब, जब ये होता है तब ये देखिए पूरा ट्रेंडिंग मार्केट है, गैप अप में खुला, उसके बाद वन साइडेड। बैंक निफ्टी में फिर थोड़ी बहुत एक मामूली सा पुल बैक था, लेकिन वो भी डेज हाई की तरफ। तो ऐसे क्या ट्रिगर्स हैं? कुछ ट्रिगर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके टेबल पे रखना ज़रूरी है। एक तो FPI लौटाएं, बहुत बड़ी की सेलिंग के बाद FPI लगातार, यानी फॉरेन निवेशक लगातार भारत में खरीदारी कर रहे हैं, 10 बिलियन अभी तक ले चुके हैं। टेक्निकल फैक्टर है, लेकिन बताना ज़रूरी है कि इंडिया विक्स, जो कि एक तरह से सूचक होता है कि भाई कॉशन कितना है बाजार में, डर है या कंफर्टेबल हैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पैसा लेने में। अगर हम देखें 3 महीने में इंडिया विक्स जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिसे कहते हैं वो 20% घट चुका है। यही नहीं, जो ट्रेडिंग साइड के FIIs हैं, जो कैश में नहीं लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज़्यादा काम करते हैं, वो भी उनकी नेट लॉन्ग पोजीशंस अब नेट शॉर्ट से ज़्यादा है। इनफैक्ट करीब 66% की तरफ उनकी नेट लॉन्ग पोजीशन बन गई है। जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो होता है, इंपॉर्टेंट होता है समझना। हमें दिखाई दे रहा है कि जो एरियाज मार्केट के लैगार्ड थे, IT लैगार्ड था, फार्मा लैगार्ड था, वो सब भी वापस आने लगे कई हद तक। ऑफकोर्स लीडरशिप इस समय ऑटो इंडेक्स से दिखाई दे रही है। दूसरा ये कि चीन के बाजार में कमजोरी है, तीसरे महीने मैन्युफैक्चरिंग PMI वहाँ का वीक है, और एक सपोर्टिव एक्ट, आपको जो मैक्रो सिचुएशन है बाजार में वो बड़ी सपोर्टिव है। क्रूड नीचे है, डर था मानसून का, वो भी फैलता हुआ नजर आ रहा है पूरे देश भर में। तो मैक्रो सपोर्टिव में फ्लोज अच्छे हैं, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हाई की तरफ बाजार को कंफर्टेबल कर रही हैं। लेकिन फ्राइडे है, इतना मेहनत मत करिए, सिर्फ काम मत करिए। थोड़ी दिन वीकेंड का भी प्लान, वीकेंड मस्ती हम आपके लिए लेके आएंगे। वीकेंड में क्या करना चाहिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, कैसे वीकेंड में निकलेंगे, या बारिश में मरीन ड्राइव पे घूमने का मजा ही अलग है। बिल्कुल, वीकेंड प्लानर तो इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे आप तो कॉलेज में बहुत मरीन ड्राइव भीग के चने मुरमुरे खाए होंगे। बारिश आई तो मरीन ड्राइव जाना तो बनता ही है। चलिए, हमारे साथ वीकेंड मस्ती के सुपरस्टार पहुंच चुके हैं हमारे स्टूडियोज में। लेकिन आज आपकी छतरी का रेनकोट किधर है? क्योंकि अरे सर, मैं भीगा भागा स्टूडियो में है और आपके दर्शकों को समय पे सारी जानकारी मिल जाए, इसलिए मैंने अपने सारे इंतजाम पक्के कर रखे थे। वेरी गुड। और फटाफट से मैं आपके दर्शकों को बता दूं, ये वीकेंड कह सकते हैं कंटेंट की मूसलाधार बारिश हो रही है। चाहे बिग स्क्रीन हो, OTT हो, हर तरफ इतने ऑप्शन हैं कि मेरे ख्याल से सैटरडे संडे भी कम पड़ जाएगा। तो फटाफट पहले बिग स्क्रीन की मैं चर्चा कर लेता हूं। बड़े पर्दे की अगर बात करें तो बड़े पर्दे पर एक फ्रेश एयर बनकर आई है सत्य प्रेम की कथा। जी हाँ,
मराठी फिल्मों के जाने माने फिल्मकार हैं समीर विध्वंस, और उन्होंने अपनी हिंदी फिल्म के साथ धमाका कर दिया। बहुत ही प्यारी सी फिल्म, बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म ये बनाई है उन्होंने। एक अच्छी कहानी को बहुत सारे ट्विस्ट के साथ पेश किया है, बेहतरीन विजुअल्स, शानदार म्यूजिक के साथ। वीकेंड वॉच आपका हो सकता है सत्य प्रेम की कथा, जिसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम किया है। गजराज राव, जिनको आपने बधाई हो में देखा है, उन्होंने एक बार फिर रंग जमाया है। तो ये फिल्म आपकी बड़ी पर्दे के लिए ऑप्शन हो सकती है। बढ़िया। हॉलीवुड की अगर हम बात करें तो हॉलीवुड में इंडियाना जोन्स की एक नई किश्त सामने आई है। जो लोग इंडियाना जोन्स के फैंस रहे हैं वो जानते हैं कि कितनी बेहतरीन फ्रेंचाइज ये रही है, और ये फिल्म एक है आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन। स्क्रीन पर वो बात तो नहीं है जो आप पिछली फिल्मों से कंपेयर करें, लेकिन फिर भी आपको इंगेज रखेगी, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। दक्षिण भारतीय फिल्मों से भी एक फिल्म आई है और इस फिल्म का नाम है स्पाई। जी हाँ, कार्तिकेया 2 में आपने जिस एक्टर को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते देखा है, निखिल सिद्धार्थ, उनकी ये फिल्म है। और स्पाई नाम की ये फिल्म जो है वो दक्षिण भारतीय भाषाओं में है, इसके साथ ही हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हुई बिग स्क्रीन की बात। अब बात कर लेते हैं ओटीटी की। तो ओटीटी पे बहुत सारा धमाल है, बहुत सारा कंटेंट है। नेटफ्लिक्स पर जो है वो आपके स्क्रीन के हिस्से में आपके दर्शकों की सुविधा के लिए हमने रखा हुआ है। नेटफ्लिक्स पर आप लव स्टोरीज 2 देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें प्राइम वीडियो पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। द विचर सीजन 3 का वॉल्यूम 1 जो है वो नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है और बहुत बड़े फैंस हैं इसके। द नाइट मैनेजर पार्ट 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें अमेजॉन प्राइम पे, तो अमेजॉन प्राइम पर आपको जैक रायन का फाइनल सीजन, जैक रायन के भी बहुत बड़े फैंस हैं भारत में भी, और उसका फाइनल सीजन आपको देखने को मिलेगा। एक फिल्म आई है सार्जेंट, जो कि फिल्म है रणदीप हुड्डा की, जियो सिनेमा पे। ये भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है ओटीटी पे। इसके अलावा सुधीर मिश्रा की फिल्म अगर आपने बड़े पर्दे पर मिस कर दी है तो अफवाह नाम से ये फिल्म है, इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। बहुत सारा क्रिटिकल एक्लेम इस फिल्म को मिला था। इरफान खान की आखिरी फिल्म स्कॉर्पियंस, जी हाँ, सॉन्ग्स ऑफ स्कॉर्पियंस, आप देख सकते हैं प्राइम वीडियो पे। ये भी अब अवेलेबल है। तो ये सारा ऑप्शन है, ढेर सारा 7-8 कंटेंट है। संदीप भैया टीवीएफ की सीरीज भी आप देख सकते हैं। तो अगर करना है कि बाहर निकलना है तो भी सत्य प्रेम की कथा है हमारे पास। और अगर आप घर पे बैठकर बारिश में चाय पकौड़े खाते खाते ओटीटी देखना चाहते हैं तो उसका भी इंतजाम पूरा मैं तो है। इंडियाना जोन जरूर देखूंगा, क्योंकि वो देख देख के बड़े हुए हैं बचपन में। मैंने देखा, अरे वाह क्या नॉस्टैल्जिया है। और फ्रेंचाइजी में दम है अभी तक। कितने सालों से चल रहा है? 20-25 सालों से। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि ये भी एक ऐसा है कि जो जिन्होंने शायद वो सीरीज को नहीं भी देखा होगा, उनके लिए भी उन्होंने एक ऐसा अटेम्प्ट किया है कि आपको लगेगा नहीं कि शुरू कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या बात है, आप क्या देखेंगी? मैं तो मतलब सत्य प्रेम की कथा, मुझे तो मल्टीप्लेक्स में जाकर मूवी देखने का भी शौक है, और नजदीक है तो फिर मैं घर के पास है। ओके। ये रोमकॉम ये क्या है? ये रोमांटिक कॉमेडी फैमिली ड्रामा। अच्छा, मतलब जिसको जिस चीज के लिए बॉलीवुड जाना जाता है वो लौटा है। और बहुत ट्विस्ट अच्छे हैं इस फिल्म के। अच्छा, आप क्या देखेंगे पर्सनली? मैंने देख लिया आज सुबह। डिस्क्लोजर। अच्छा, ऑलरेडी। देखिए, हम एनालिस्ट से ना डिस्क्लोजर लेते हैं, इतने सारे स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपका पर्सनल इंटरेस्ट किधर है? तो आपसे भी डिस्क्लोजर लेना चाहिए। ये तो आपने देख ली। इसके अलावा अगर आप एक रेकमेंड करना चाहेंगे, इतने सारे स्टॉक्स आपने लिस्ट दे दिए, तो वो कौन सा होगा? मेरे ख्याल से सबसे अगर आप बेहतरीन चॉइस अगर कहेंगे तो अफवाह देखनी चाहिए। अच्छा, जी हाँ, अगर आप घर पे बैठ के देखना चाहते हैं आजकल कैसे सोशल मीडिया और बाकी चीजों से चीजें निकलती हैं और कैसे किसी की जिंदगी तबाह कर हो जाती है, तो ये। अच्छा, अफवाह से याद आया कि बाजार भी बहुत गर्म हो रहा है, और अफवाहों का बाजार भी कई स्टॉक्स को लेके गर्म है, इसलिए बहुत केयरफुली काम करें। राजेश, क्यों है कि नहीं, इतना गर्म बाजार होता है तो ऐसे में अफवाहों का बाजार भी गर्म हो जाता है। तो जब स्टॉक्स के बारे में अगर बातचीत करें अपने सर्कल्स में और एक्शन लें, स्टॉक्स को लेके केयरफुली लें, इस स्टॉक में ये हो रहा है, उस स्टॉक में वो हो रहा है, ये सब चीज़ें भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 3:15 बज गया है। अब हम राजेश से, नरेंद्र से और मितेश से उनके क्लोजिंग ट्रेड्स लेंगे। बताइए राजेश जी, क्या BTST करके जाना चाहिए? बहुत सॉलिड मोमेंटम है, या एक बार प्रॉफिट बुक कर लें? अजय जी देखिए, BTST तो लेके जाना चाहिए। हालांकि काफी यूफोरिक मूव यहाँ पे मार्केट ने बनाते हुए दिख रहे हैं, तो डर तो लगता है इस तरीके के मार्केट में, क्योंकि इसी तरीके के मार्केट में गलतियां भी होती है।
अगर गलत स्टॉक का सिलेक्शन हो जाए और स्टॉप लॉस ना लगे तो अगर कोई भी एक रिट्रेसमेंट मूव भी आता है तो उसमें काफ़ी बड़े लॉसेस भी लग सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी ट्रेड लेना है अब स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना होगा क्योंकि काफ़ी बड़े मूव वन वे देखने को मिले। तो पहला स्टॉक है BDL, भारत डायनामिक्स। स्टॉक में अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। BDL में हमें लग रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 1170 से लेके 1200 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1100 के आसपास ही। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है फार्मा स्पेस और उसमें बायोकॉन हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हालांकि काफ़ी बड़ा मूव आज के सेशन में बना है, लेकिन जिस तरीके से डेली वीकली टाइम फ्रेम पे एक वॉल्यूम के साथ बड़े ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखे, हमें लग रहा है बायोकॉन में ये ट्रेंड एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है और अपसाइड के टारगेट 280 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए 256 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है कैम्प्लास्ट का। ये स्टॉक में भी देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने लोअर साइड पे एक बेस बना के अब यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। डेली सेटअप के हिसाब से स्टॉक ने 3 से 4 दिन का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे किया है। हमें लगता है कैम्प्लास्ट में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 480 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होंगे करीब 450 के आसपास। चलिए, ये है सारे के सारे BTST ट्रेड्स या फिर इस वक्त क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे मार्केट एक्सपर्ट राजेश जी के तरफ से। मितेश, आपके पास भी आएंगे आपके क्लोजिंग ट्रेड्स के लिए। वैसे 3% की तेजी कैम्प्लास्ट सनमार में सरप्राइजिंगली हम देख रहे हैं अच्छा मूव है, और इसके अलावा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में भी इनफैक्ट ये तो थीम ही चल रही है और इस स्टॉक में भी अच्छा एक्शन है। लेकिन इस बीच अगर आप देखेंगे बाजार में जहां इतनी मजबूती, इस मजबूती में HDFC ट्विंस का योगदान है, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक में हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं। इन्फोसिस IT सेक्टर अच्छा चल रहा है, चाहे फिर वो हैवी वेट्स IT हो या फिर मिड कैप प्लेयर्स हो। मिड कैप कंपनियां जैसे कि पर्सिस्टेंट इन स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। वहीं TCS और साथ ही रिलायंस भी इसी तेजी में सबसे आगे खड़े होते हुए सब से ज़्यादा सपोर्ट इस वक्त मार्केट को दे रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक भी हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छा एक्शन है, लेकिन इस बीच खबर गर्म है। सेगमेंट का रुख करते हैं और एक सेगमेंट, एक स्टॉक और उससे जुड़ी खबर लेकर हमारे साथ शरद जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए शरद, कौन सी खबर है जो आज गर्म है डीलिंग रूम में, क्या बातें चल रही हैं? जी बिल्कुल मानसी, हमारी जो है डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है और यहाँ पे सीमेंट पैक पे फोकस रहने वाला है, जहाँ पे जेके लिक्विड सीमेंट में जो है आपके डीलर्स कह रहे हैं कि थोड़ी DI सेलिंग देखने मिल रही है इंस्टीट्यूशनल काउंटर्स में। अब याद रखिए जिस कंपनी में DI ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो बड़े दिग्गज नाम है जैसे कि DSP म्यूचुअल फंड, निप्पॉन म्यूचुअल फंड और HSBC म्यूचुअल फंड। लेकिन ओवरऑल जो है कंपनी स्पेसिफिक बात करें या सेक्टर स्पेसिफिक तो यहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइसेस की बॉटम आउट हो गई है और वैल्यूएशंस भी जो है थोड़े एक्सपेंसिव साइड में देखने मिल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो अपनी जो 50 और 100 DMA के लेवल्स के जो नीचे है आ गई है स्टॉक, और अब याद रखिए जो टेस्ट कर रही है वो 200 DMA लेवल्स को भी टेस्ट कर रही है। 12 मंथ टारगेट प्राइस 813 रुपये प्रति शेयर का रखा है। और हमने जो थोड़ी चैनल चेक भी किया, पता किया कि सीमेंट कंपनीज़ की प्राइसिंग में क्या चल रही है। जून के महीने में लार्जली जो प्राइसिंग हुई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वो स्टेबल रही हैं, प्राइस में एक्सट्रीम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं देखने मिला है। अब थोड़ा सा लेकिन डिले हुआ है मॉनसून में, तो उसके कारण क्या हुआ है जो डिमांड है जून के महीने में उसमें स्ट्रेंथ देखने मिली है। और हालांकि कुछ प्राइस हाइक अनाउंसमेंट भी कुछ सेगमेंट्स में किए गए हैं जुलाई के लिए, लेकिन याद रखिए वो जो है सिर्फ मॉनसून की डिक्लाइन तक ही है। तो ओवरऑल स्टेबल प्राइसिंग सीमेंट स्पेस में देखने मिल रहा है। मानसी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खबर हमें बताने के लिए। डिस्क्लेमर स्टैंडर्ड आपके स्क्रीन पर हम चला रहे हैं, आप अपने एडवाइजर से ज़रूर बात कीजिए किसी भी तरह का निवेश या ट्रेड लेने से पहले। लेकिन ये सारी की सारी खबरें जो कि सूत्रों के हवाले से हमें मिलती हुई दिख रही है। मितेश, वैसे देखें तो सीमेंट पैक में मानसून में देरी से जून में डिमांड तो बेहतर रही है, पर्टिकुलरली जेके लक्ष्मी सीमेंट के लिए, लेकिन यहाँ से अब डिमांड का ट्रेंड जो है थोड़ा म्यूटेड ज़रूर होगा। कैसे देख रहे हैं सीमेंट प्लेस को और पर्टिकुलरली जेके लक्ष्मी सीमेंट को? आज हम देख रहे हैं, देखिए बाजार में तेजी और ये स्टॉक करीब 2% की गिरावट झेलता हुआ। डेफिनेटली अगर जेके सीमेंट सेक्टर पर से उसमें की स्ट्रेटेजी मार्केट पार्टिसिपेंट ने अडॉप्ट की है पिछले 1 या 1.5 महीने में। अगर आप देखिए तो सीमेंट स्टॉक्स एक का उछाल के बाद थोड़ा ब्रीदर लेंगे, उसके बाद फिर से एक रैली रिज्यूम होगी। तो यही पैटर्न गोइंग फॉरवर्ड अगले 3 महीने में देखने के लिए मिलेगा। आप जो बोल रहे हो जेके सीमेंट में आज थोड़ी वीकनेस है, इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि मल्टीपल रेजिस्टेंस 750 के ऊपर है। पिछले 5 वीक में स्टॉक ने 2 बार अटेम्प्ट किया है 750 को क्रॉस करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से सप्लाई स्ट्रॉन्ग है। तो जब तक 750 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस
डेली बेसिस के ऊपर क्रॉस नहीं होता विद वॉल्यूम, तब तक ये जो स्टॉक है वो एक बड़े से कंसोलिडेशन जोन में जाएगा। और ये भी हमको देखना चाहिए कि ये जेके लक्ष्मी सीमेंट में एक रेंज है 702, नीचे में वो ब्रेक नहीं करता है, ऊपर में 750 ब्रेक नहीं करता है। तो नेट हमारा मानना ये है कि रेंज का यूज बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन के लिए किया जाए। जैसे ही 750 क्रॉस होता है आप एडिशनल क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो टारगेट बैठ रहा है 750 के बाद वो सीधा 850 का है, जो 6 अप्रैल 2023 का हाई था। सो नेट वी आर ऑफ द व्यू के करंट लेवल के ऊपर डेफिनेटली स्टॉक को बाय करना चाहिए। ये लक्ष्मी सीमेंट पर नीतीश का ये व्यू, लेकिन बाजार फिर से नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर। मानसी, दिन भर में हम कितनी बार बोल चुके हैं, कितनी बार, और इनफैक्ट नई रिकॉर्ड ऊंचाई पे कितने दिनों से बोल रहे हैं फ्रॉम वेडनेसडे रिकॉर्ड ऊंचाई कमाल के है तेजी है, मतलब इनफैक्ट मैं तो ये कह रही हूँ कि बुधवार की जो छुट्टी कैंसिल हुई वो भी शायद इसी वजह से हुई थी, रिकॉर्ड देखना था हमें। 19,200। तो निफ्टी के जिस नए पिन कोड की हम बात कर रहे हैं तो वो शायद ज्यादा दूर नहीं है फिर यहाँ से। अगर यही रफ्तार बन रही तो फिर जुलाई सीरीज में मार के चलिए, देख लेंगे। हाँ, 20,000 का नया पिन कोड, उसकी तरफ निफ्टी भागे जा रहा है। 200 से ज्यादा अंकों की तेजी आज के आज सत्र में हो गई है। 19,200 का भी स्तर हमने देख लिया। 19,500 तक के तो सुबह सुबह हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे टारगेट्स नजर आ रहे हैं। कहा हम लोग 18,887.6 का जो स्तर था उसको पार करने में संघर्ष कर रहे थे। एक बार पार किया तो कहते हैं ना कि फंडामेंटली कई बार टेक्निकल्स इतने शानदार बाजार में काम करते हैं ना। देखिए ऊपर के दायरे खुल गए हैं, अब यहां से कोई ब्रेक लगता हुआ दिख नहीं रहा है। नो लुकिंग बैक। और जो सेक्टर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आईटी का बड़ा अच्छा योगदान है, जिसने बाजार की इस रैली में ईंधन डालने का काम किया है, ये हम कह सकते हैं। और इसके अलावा ऑटो सेगमेंट से बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। आज निफ्टी के टॉप 3 जो शेयर हैं ऑटो स्पेस से ही हैं वो। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्पेस में जबरदस्त एक्शन है। जय भारत मारुति, जेबीएम ऑटो, ये दोनों के दोनों शेयर 10% ज्यादा ऊपर है। राजेश जी, आप जरा ना जय भारत मारुति के शेयर पर आ दीजिए। महीने भर में लग रहा है कि शेयर करीब करीब ये डबल होने जा रहा है। क्या व्यू होगा आपका जय भारत मारुति पर, और जेबीएम ऑटो पर भी व्यू दीजिए। ये भी हम देख रहे हैं कि नए रिकॉर्ड्स पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ये तेजी ये चलेगी या फिर अब थोड़ा सा खतरे की घंटी है, और जिन्होंने सवारी कर ली है इन दोनों ऑटो शेयरों की, बेहतर होगा उतर जाए? तो काफी लंबी राइड दोनों ही शेयर्स में देखने को मिली। अगर किसी ने इस महीने की शुरुआत में भी लिया होता तो ये स्टॉक जय भारत मारुति देखे तो 92% के गेन और जेबीएम ऑटो में 68% के गेन। तो सवारी तो काफी इंटरेस्टिंग रही होगी। लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बना हुआ है और मार्केट में जिस तरीके का मूड माहौल है अभी, तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। यहाँ पे अगर हम बताएं जय भारत मारुति में हमें लगता है स्टॉप लॉस को अब ट्रेल करके 300 रुपए के आसपास ले आए। जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे बने, इसका नेक्स्ट लक्ष्य 340 से लेके 350 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। अभी स्टॉप लॉस को यहाँ पे 300 के आसपास ट्रेल कर लेना चाहिए। और जेबीएम ऑटो में अगर हम देखें तो जिस तरीके से स्टॉक अब ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रहेंगे ट्रेलिंग के वो रहेंगे करीब 1320 के आसपास। और हमें लगता है जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ बना है 1450 की तरफ भी ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 50 तक जेबीएम ऑटो का शेयर जा सकता है। ये मोमेंटम यहाँ से अभी कंटिन्यू करेगा। लेकिन एक बजरा ना आईटी पर व्यू दीजिए राजेश जी। आपने 1450 का भाव तो दे दिया आपने जेबीएम ऑटो के लिए, और क्या यही भाव आप इन्फोसिस के लिए देंगे अगले, अगर हम हफ्ते की बात करें तो देखिए टीसीएस पे तो हमने बुलिश कॉल यहाँ पे शेयर किया है ऑलरेडी, और हमारा इन्फोसिस में भी देखें सेटअप तो यहाँ पे जो मोमेंटम बना है पूरे आईटी स्पेस में, तो इन्फोसिस का नेक्स्ट टारगेट 1380 1420 की तरफ आते हुए दिख सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1300 के आसपास। हालांकि अब हम अर्निंग सीजन की तरफ बढ़ेंगे। आईटी कंपनीज अपनी अर्निंग्स यहाँ पे जरूर पोस्ट करेगी। थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है यहाँ पे, किस तरीके की गाइडेंस ये डिलीवर करते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि काफी बड़े करेक्शन अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब ये सेक्टर भी एक कैचअप रैली यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे भी बाइंग का रुझान तो बना है, लेकिन अर्निंग्स मेजर यहाँ पे ट्रिगर होंगे। वहीं से इसके लिए मेजर डायरेक्शन आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी आईटी स्पेस पे। तो चलिए आईटी स्पेस फोकस में रेडार पर है और उस पर खास नजर रहेगी भी। इन्फोसिस इनफैक्ट एजीएम के टेकअवेज भी देंगे, काफी इंटरेस्टिंग टेकअवेज नजर आए और क्लियरली साइंस नजर आ रहे हैं। बिजनेस स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और सिर्फ ये लार्ज आईटी प्लेयर्स ही नहीं, मिड कैप आईटी पर भी लगातार नजर रखें। लेकिन एचडीएफसी ट्विंस इनफैक्ट ये पूरे हफ्ते खबरों में रहे
और मर्जर को लेकर जो अनाउंसमेंट आए हैं उसके ठीक बाद यहाँ पर हमने देखा इनफैक्ट सेशंस ऐसे थे जहाँ पर HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक और साथ ही HDFC लाइफ में हमने अच्छा एक्शन देखा। आज भी HDFC बैंक के स्टॉक को देखें 2% की तेजी, HDFC लिमिटेड यहाँ पर। कल से HDFC बैंक और HDFC का मर्जर प्रभावी हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जो मच अवेटेड था और इस ट्रिगर से जुड़ी सारी फॉर्मेलिटीज जो वो अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। मर्जर के बाद बैंक की क्या तस्वीर होगी, क्या सेंटिमेंट्स बदलते हुए दिखेंगे, इस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। लेकिन ड्यूरिंग द वीक हमने बैंक्स फाइनेंशियल्स में HDFC ट्विंस को काफी अच्छे एक्शन में देखा। HDFC ट्विंस पर मितेश एक बार आपकी राय, और आई थिंक आपके BTSC ट्रेड्स भी बचे हैं, कौन से स्टॉक से आपके रेडार पर ये भी बताइए। पहले BTSC कोलगेट डिफेंसिव स्टॉक जो हमें लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देगा। 1706 के ऊपर बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन के लिए रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 1695 रहेगा, टारगेट 1720 और 30 का रहेगा। दूसरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमने अपनों देखा है टाटा कम्युनिकेशन में, तो 1612 के ऊपर टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी की सलाह है। 1590 का स्टॉप लॉस, 1630 1650 का 2 टारगेट। और फाइनली अतुल लिमिटेड में 6978 के ऊपर करंट लेवल के ऊपर खरीदारी, 6930 का स्टॉप लॉस, 7030 7050 का टारगेट कल के लिए। तो कोलगेट, टाटा कम्युनिकेशन और अतुल लिमिटेड, ये 3 हैं। जहां तक HDFC ट्विंस की बात है तो ये जो कॉर्पोरेट एक्शन है उसके बाद एक ही शेयर रह जाएगा। तो हमें लग रहा है कि जो जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो करंट लेवल के ऊपर भी हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके पास है तो स्टॉक्स पोर्टफोलियो में कंटिन्यू टू होल्ड रखें उसको। ठीक है, HDFC बैंक में निश्चित तौर पर बने रहने की सलाह है, लेकिन कोलगेट, टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर में BTST ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं मितेश। राजेश जी, आपके फोकस में कौन सा शेयर है? क्या चूंकि ऑटो नंबर पर पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट होने वाला अगले हफ्ते, तो कोई ऑटो स्टॉक्स में BTST करना चाहेंगे क्या? एस्कॉर्ट्स कुबोटा के बारे में जरा व्यू दीजिएगा, 2.25% ऊपर है शेयर ये। बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग है पूरा ऑटो स्पेस ही, और हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होगा। हीरो मोटर, मारुति, M&M ये हमारी प्रीफर्ड चॉइस है। एस्कॉर्ट में हमें लगता है जिस तरीके से आज ये करंट वीक का क्लोज बन रहा है, ये अपना ऑलमोस्ट 4-5 वीक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करके स्टॉक आज बंद होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से आज के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बने एस्कॉर्ट में, हमें लग रहा है नेक्स्ट टारगेट 2300-2315 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए करीब 2225 के आसपास। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश ही है, पूरा सेक्टर ही यहाँ पे हमें लगता है कि फर्दर एक्सटेंड करेगा तेजी को, तो बने रहना चाहिए एस्कॉर्ट में भी। स्टॉक्स में बने रहने की सलाह है। एक बज रहे राजेश जी ना, आप बायोकॉन पर भी व्यू दीजिए। देखिए 3 सत्र से लगातार ये शेयर चल रहा है, 235 वाला शेयर 265 के आसपास आ गया है। तो जो 230-35 पर मान लीजिए जिन्होंने पोजीशन बनाई होगी वो एंटर करें या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले अपना? काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, जिस तरीके की कैंडल फॉर्मेशन बनी है विद वॉल्यूम एक्शन, हमें लग रहा है यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 280 की तरफ एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो काफी समय से एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे स्टॉक में ऑलमोस्ट 8 से 10 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ। स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 256 के आसपास। चलिए, ट्रेनिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस पर ये राय, करीब 8% की तेजी। बायकॉन जो है लीडर इस वक्त, आप देखेंगे मिड कैप कैटेगरी में हम अच्छा खासा एक्शन देख रहे हैं। बायकॉन का स्टॉक प्राइस सबसे आगे, लेकिन बाजार की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे आज फ्राइडे सेशन, और थैंक गॉड इट्स फ्राइडे नहीं, वाओ इट्स फ्राइडे। तिमाही की भी क्लोजिंग हो रही मानसी, इस तिमाही की क्वार्टरली, ये क्या कमाल की तिमाही रही है। इनफैक्ट हर शुक्रवार को हम मार्केट क्लोजिंग जब करते हैं तो वीकली क्लोजिंग बताते हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको पूरे के पूरे जून क्वार्टर का ट्रेंड कैसा रहा वो बताने जा रहे हैं। पहले आज के मार्केट को तो देखेंगे ही, क्योंकि हफ्ता ही काफी अच्छा रहा और वाव फ्राइडे की फीलिंग आ जा रही है जब हम मार्केट को क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि नए शिखर पर बाजार ने आखिरी आधे घंटे में मजबूती दिखाई है। 19,200 के लेवल्स फिर से निफ्टी ने टच किए, पहली बार 19,200 के लेवल्स, और ये नया रिकॉर्ड देखने को मिला। 830 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स में 64,750 के लेवल्स। ये स्टॉक इनफैक्ट ये इंडेक्स में ये स्तर अभी भी अगर आप देखेंगे 850 अंकों के करीब की तेजी, और 44,730 के लेवल्स पर 400 पॉइंट्स के मूव आप देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी 3 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी अगर आप देखेंगे मार्केट ने आज दिखाई है। ऑफ कोर्स बुधवार का सेशन तो पावर पैक था ही, लेकिन फ्राइडे सेशन में भी वही तेजी जो है वो जारी रही। अब आइए सीधा क्वार्टर यानी कि जून तिमाही में बाजार का ट्रेंड कैसा रहा। ये पूरा क्वार्टर ही काफी पॉजिटिव था। पूरे क्वार्टर की अगर बात करें, इस तिमाही में हमने देखा बिगेस्ट सिंगल क्वार्टरली गेन्स हमने देखे। पिछले 7 तिमाही में जिस तरह के गेन्स नहीं थे, उतने गेन्स इस क्वार्टर में, सिर्फ जून के क्वार्टर में हमने देखे। काफी अच्छी मजबूती रही।
निफ्टी के 50 जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें से करीब 48 कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी स्टॉक्स में हमने काफी मजबूती का प्रदर्शन देखा। टाटा मोटर्स, अडानी एंटरप्राइजेस ये लीडिंग थे स्टॉक्स जो कि निफ्टी 50 को काफी हद तक सपोर्ट दे रहे थे। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें 2023 की शुरुआत से ही हमने आपको कहा है कि ये साल जो है मिड कैप और स्मॉल कैप के नाम होना चाहिए, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में बड़े मौके मिलते दिखेंगे। बाजार के दिग्गज जब हमारे साथ जुड़ते हैं, नीलेश शाह कुछ समय पहले इनफैक्ट अभी ताज़ा हमारे साथ जब जुड़े थे, उनका भी ये कहना था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ताज़ा नजर बनानी चाहिए, वहां पर निवेश का नजरिया होना चाहिए। इस वक्त अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड हाई मिड कैप के कई सारे स्टॉक्स ने देखें, L&T फाइनेंस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे काउंटर्स थे जिनमें मजबूती आपने जून के क्वार्टर के 3 महीनों में काफी अच्छे एक्शंस देखे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स 52 वीक हाई, ऑलमोस्ट 20% के मूव स्मॉल कैप इंडेक्स में कई सारे स्टॉक्स थे, चाहे फिर वो स्मॉल कैप इंडेक्स से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियां हो, छोटी मझौली IT स्पेस की कंपनियां हो, या फिर स्मॉल कैप सीमेंट प्लेयर्स, तो कई सारे स्टॉक्स थे जो कि जबरदस्त एक्शन हमें दिखा रहे थे। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स टॉप सेक्टोरल गेनर, जी हाँ, रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त गेन हमने जून क्वार्टर में देखे। जून तिमाही में करीब 34% के मूव्स रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स, संवर्धना, मदरसन जैसे ऑटो स्पेस, फार्मा ने कम बैक किया, FMCG, कंजम्पशन, मेटल और PSU बैंक जैसे स्पेसेस भी रहे जहां पर अच्छा एक्शन। फाइनल क्लोजिंग आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मजबूती के साथ आज हम बाजार क्लोज कर रहे हैं अच्छी तेजी पर 19,185 के लेवल्स पर, करीब 200 अंकों की मजबूती निफ्टी में, सेंसेक्स में 64,700 के लेवल्स, 800 अंकों की तेजी, और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो में एडवांसेस का पलड़ा क्लियरली भारी। इन्फोसिस, HDFC बैंक, TCS, रिलायंस और HDFC सेक्टर मेजर्स यहां पर अगर देखेंगे या स्टॉक मेजर्स अगर देखेंगे बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। तो जबरदस्त सेशन, अच्छी खासी मजबूती, नए रिकॉर्ड्स देखने के बाद फ्राइडे सेशन को क्लोज कर रहे हैं हम। राजेश जी, मितेश और नरेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एनालिसिस, आउटलुक और स्टॉक आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग ट्रेड्स में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। सोमवार को फिर से आपसे होती है मुलाकात, लेकिन